सीधा रास्ता। आप बहजाद साहब बोल रहे हैं? एक अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल करने वाले ने मुझसे पूछा। मैंने हाँ में जवाब दिया और पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? मैं असलम साहब का बेटा बोल रहा हूँ। अच्छा, वो असलम साहब। मैंने उसके तारुफ से पहचान लिया। कैसे हो तुम बेटा? कैसे फोन किया? और असलम साहब खुद कैसे हैं? मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि इसे कोई काम होगा तो असलम साहब ने कहा होगा कि उनका नाम लेकर वो खुद ही मुझसे बात कर ले। असलम साहब से राब्ता न था। अब यकीनन उनके बेटे को कोई मुलाजमत वगैरह चाहिए होगी। आजकल के नौजवानों का और मसला है भी क्या। अब्बा के इंतकाल को तो लगभग 6 माह हो गए हैं अंकल। इसने कहा तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैंने कहा और अगला सवाल किया, कैसे? बस अंकल अचानक ही उसकी आवाज भराने लगी। बताएं बेटा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने खुलूस से उससे सवाल किया। अब तो उसकी हर तरह से मदद करना मेरा इखलाकी फर्ज था। मेरे लिए दुआ किया करे अंकल, आप अब्बा के अच्छे दोस्तों में थे। मैंने सादगी से कहा। यह शायद तंज किया था। अच्छे दोस्त हैं कि उनकी वफात का ही इल्म नहीं हुआ। मैंने अपनी खफ्त मिटाते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इस तरह मसरूफ है। इसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, अंकल आपसे पूछना था कि आपने अब्बा के साथ कोई रकम कारोबार में लगाई थी? कुछ याद तो पड़ता है। मैंने जहन पर जोर देकर कहा, कितनी रकम थी वो? इसने सवाल किया। गालिबन 1 लाख रुपए थे। मैंने याद करके कहा, हकीकत तो ये है कि मैं इन पैसों के बारे में भूल ही चुका था। लगभग 1 साल पुरानी बात थी। शायद ये लड़का समझ रहा है कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूँ और उसकी कोई मदद कर सकूंगा। एक बदगुमानी सी दिल में आई। मुझे याद आ गया था कि असलम साहब ने फोन करके कहा था कि वो लाहौर में एक रिहायशी स्कीम में कुछ प्लॉट खरीद रहे हैं और अगर आप उस कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं तो आप भी शरीक हो सकते हैं। आप जितनी रकम लगाएंगे उस पर इसी हिसाब से मुनाफा मिल जाएगा। अब मुझे 1 लाख रुपए की याद आई जो मैं कतई भूल चुका था। अफसोस हुआ कि असलम साहब की वफात के साथ ही मेरी वो पूंजी भी लुट गई। अगर ये रकम उन्हें ना दी होती तो उसका कोई और मुसर्रफ तो होता। बस मेरी तो वही पूंजी थी बेटा, मैंने माजरत के अंदाज में कहा। इसके अलावा तो मेरे पास कोई और बचत नहीं। मैंने उसके मुमकिन सवाल से पहले ही माजरत कर ली। अंकल, अब्बा की वफात के बाद काफी वक्त तो हमें संभलने में लग गया। आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हुए हैं कि अपने आप को संभाल सकें। तो गोया अब वो अपने सवाल को घुमा फिरा कर पेश करेगा। मैंने दिल में सोचा, मेरे चचा अमेरिका से लौटे हैं। मैंने उनके साथ मिलकर अब्बा के सारे कागजात निकाले और उन्हीं कागजात से हमें आपके बारे में इल्म हुआ और शुक्र है कि आपका फोन नंबर अभी तक तब्दील नहीं हुआ। बहुत से लोग जिन्होंने अब्बा के साथ कारोबार में शराकत की थी उनके नंबर भी तब्दील हो चुके। अब उनके पतों पर भी मैंने खत लिखे हैं। इस कारोबार के रिकॉर्ड के मुताबिक जब अब्बा ने इन प्लॉटों को बेचा तो आपकी 1 लाख की रकम पर 36,000 रुपए का मुनाफा हुआ। अब आप बताएं कि आपकी असल रकम और मुनाफा मैं किसी अकाउंट में आपको भिजवाऊं? उसका ये कहना था कि मेरा मुंह खुला रह गया और मारे हैरत के एक लफ्ज न बोल सका। उसने फिर कहा, अंकल प्लीज बुरा न मानिएगा, असल में जब उन्होंने प्लॉट बेचे तो उन्हीं दिनों उनका इंतकाल हो गया, मगर हर चीज उन्होंने तफसील से लिख कर रखी थी। बस चचा का इंतजार था कि वो आए तो हम दोनों मिलकर सारे हिसाबात चेक करें और फिर आप सब लोगों को मतला कर दें। मैंने इससे कहा कि अपने अकाउंट की तफसीलात में भिजवाता हूँ और फोन बंद करके मैंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह मोबाइल फोन के जरिए से भेज दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर इससे जवाब आ गया कि उसने वो रकम मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दी। मैंने उस लड़के की ईमानदारी का ये वाकया कल से आज तक दसियों लोगों को सुनाया और मैं इस कदर मुतासर था कि माँ बाप ने उसकी तरबियत कितने अच्छे अंदाज में की है। अभी जो मैं घर की तरफ आ रहा था तो उसका फोन दोबारा आया। मैं उस कॉल को सुनने से कतरा रहा था कि कहीं वो ये न कह दे कि उसने 36,000 रुपए मुझे गलती से अदा कर दिए।
میں نے فون سنا تو اس نے کہا انکل وہ میں نے معذرت کے لیے کال کی ہے کہ آپ کے حساب میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا, میں تو اس رقم سے جانے کتنے منصوبے بنا چکا تھا. جی بیٹا میں نے حساب نہیں کیا, آپ نے ہی کیا ہے, اب آپ بتا دیں کہ کیا گڑبڑ ہے. میں نے اس سے دل تھام کر سوال کیا, انکل دراصل ہمارے حساب سے آپ کو 14,000 روپے. میری سانس رکنے لگی. 14,000 اگر اسے واپس کرنا پڑے تو گویا صرف 22,000 روپے مجھے ملیں گے. اس کے سانس لینے کے وقفے میں اتنا ہی کچھ سوچ سکا. اس نے جملہ مکمل کیا, مزید دینا ہوں گے کیونکہ آپ کا منافع 50,000 بنتا ہے. میں نے سکون کا سانس لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا. آپ کے اکاؤنٹ میں رقم بھجوا دوں انکل؟ اس نے سوال کیا. نہیں بیٹا میں خود تمہارے پاس آ کر رقم لوں گا, میں نے اس سے کہا اور اس کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس آ گیا. اس لیے نہیں کہ مجھے تسلی نہ تھی بلکہ اس لیے کہ اس نایاب کردار کے بچے سے ملوں. کہاں آج کے دور میں ایسے انسان ملتے ہیں. میں تو اس رقم کو بھلا بیٹھا تھا. آفرین ہے اسلم صاحب پر اور ان کی بیوہ پر کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کے ساتھ پرورش کی. میں جا کر اس بچے سے ملا. وہ ابھی تک ایک طالب علم ہے اور باپ کی وفات کے صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ گھر کے مستقبل کا سرپرست اور اپنی بیوہ ماں اور بہن بھائیوں کا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے کہ اس طرح کے نوجوان ہی ہمارے مستقبل کی امید ہیں. اللہ اسے صحت اور خوشیوں کے ساتھ اپنے سارے فرائض نبھانے کی ہمت دے. آمین.